नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारत के महान्यायवादी के बारे में। यहां से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे आखिर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि हमें एक पद महान्यायवादी का भी रखना पड़ा। इससे पहले दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि महान्यायवादी को कार्यपालिका में रखा जाता है, विधायिका में रखा जाता है या फिर न्यायपालिका में रखा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं विस्तृत रूप से एक बना चुका हूं, जिसका नाम ही ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कार्यपालिका के अंगों के बारे में बताया था कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों, शिखर पर हमारे प्रेसिडेंट थे, जिनको हम राष्ट्रपति बोलते हैं। फिर उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद हमारी जो है मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो इतना ही मैंने आपको बताया था मंत्री परिषद तक। तो आपको पता है दोस्तों, हम प्रेसिडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी हम पढ़ चुके हैं, मंत्री परिषद को भी हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी कार्यपालिका समाप्त कर ली है। लेकिन दोस्तों, जो ये पद है ये भी दोस्तों इसी में आता है, जिसको मैंने उस दिन नहीं बताया था। उसका भी एक कारण था, आप जानेंगे कि इसको कार्यपालिका में क्यों रखा गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, कार्यपालिका दो स्तर पर होती है, आप जानते ही हैं कि एक होती है केंद्र स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राज्यपाल होता है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी कार्यपालिका। फिर विधायिका के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि विधायिका भी दो स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर संसद की तरह से काम करती है और राज्य स्तर पर जो कार्य करती है दोस्तों, वो विधान मंडल के उस पर काम करती है। न्यायपालिका, जिसमें कि हमारी न्यायिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो ये सारी बातें हम जान चुके थे। तो इसलिए दोस्तों महान्यायवादी को कार्यपालिका यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत रखा गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और चर्चा करते हैं भारत के महान्यायवादी की। तो दोस्तों, भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 67। तो दोस्तों, इसी के अंदर भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। ठीक है, महान्यायवादी किस आर्टिकल में है आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा आर्टिकल 67। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि महान्यायवादी को नियुक्त क्यों किया जाता है, आखिर ऐसी क्या वजह है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें पता हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो आप मेरे द्वारा जान सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में सरकार वास्तविक शक्ति होती है। सरकार नियम बनाती है, सरकार कानून बनाती है, सरकार विधियां बनाती है, सरकार नीतियां बनाती है। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में काम करती है दोस्तों, तो ये करती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी प्रधानमंत्री के अंडर में काम करती है सरकार। सरकार का मोटा मोटा मतलब दोस्तों मंत्री परिषद ही होता है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहाँ पर आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियो संविधान सभा से लेकर और अभी तक सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और आप उनका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरकार जो कि पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में कार्य करती है, तो दोस्तों इसका जो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना या फिर कोई नीति बनाना। लेकिन दोस्तों जरा सोच के देखो कि सरकार ने कोई कानून बनाया, कोई नीति बनाई, वो अगर कोई भी नीति ऐसी है जो कि हमारे संविधान की जो व्याख्या है उसको पूरा नहीं करती या संविधान के खिलाफ है, तो दोस्तों उसको एक चुनौती दे दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यायिक चुनौती। और ये चुनौती भारत के कोर्ट में दे दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, कि विपक्ष भी दे सकता है, आम नागरिक भी दे सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कानून कैसा है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने एक बार और आपको दिया था, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं। जैसे कि सरकार एक कानून लेकर के आई थी 3 तलाक का। वो एक समुदाय विशेष के
पक्ष में समझ लो या खिलाफ समझ लो, तो कुछ लोगों ने दोस्तों उसको चुनौती दे दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी ही गलतियां ना हो जाएं, सरकार ऐसा कोई कानून ना बना दे, सरकार ऐसी कोई नीति ना बना दे जो हमारे संवैधानिक ढांचे के खिलाफ हो। इसलिए दोस्तों उन्हें जरूरत पड़ती है एक ऐसे सलाहकार की जो कानूनी बातें बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। तो दोस्तों इसीलिए उसी सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया गया उसका नाम था महान्यायवादी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा और विस्तार में चलते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि आप देखेंगे, आप किसी ग्रुप डी की जॉब में जाएं या आप ग्रुप सी की जॉब में जाएं, ग्रुप ए की जॉब में जाएं, आप किसी प्राइवेट संस्था में वर्क करने के लिए जाएं, तो आपसे सबसे पहले जो आपका चेहरा देखने से पहले जो आपसे पूछा जाता है वो आपका बायोडाटा होता है। बायोडाटा का मोटा मोटा मतलब आपके बारे में ये पूछा जाता है दोस्तों कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने परीक्षा की दृष्टि शिक्षा की दृष्टि में कहाँ तक आप गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हाई स्कूल से लेकर इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपके डिप्लोमा तक देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे देश को चलाते हैं या हमारी राज्य सरकार को चलाते हैं, जो पूरी सत्ता पूरी जनता की जिम्मेदारी जिन हाथों में होती है, तो दोस्तों हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि उनके लिए कोई भी योग्यता शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब सरकार में जो व्यक्ति बैठे हैं आपको पता है कुछ के पास डिग्रियां हैं, कुछ के पास डिग्रियां नहीं हैं, कोई योग्यता नहीं है दोस्तों। अगर आप अनपढ़ भी हैं तब भी आप देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ भी बन सकते हैं। सिंपल आपको क्या चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और पद के अनुसार आपकी उम्र में वरीयता पूरी होनी चाहिए, और फिर दूसरी बात आप किसी सरकारी जॉब में ना हो, फिर उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश की एक जो है दुर्भाग्य नीति है कि हमारी सरकार में कुछ ऐसे नेता बैठे हुए, कुछ नहीं लगभग होते ही हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते। तो ये तो दोस्तों कानून बनाने वाली बात थी, तो कोई भी सरकार कानून कैसे बना सकती है। कानून तो छोड़िए दोस्तों, वो हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे भूगोल के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो कानून कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोई गलत कानून ना बन जाए, और अगर बन भी गया है तो वो किस तरीके से संविधान में उसको जगह दी गई है और उसका कैसे उपयोग किया जाए, इन सब बातों का निपटारा करने के लिए इन्हें एक कानूनी सलाहकार की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उसी सलाहकार को कहते हैं भारत का महान्यायवादी ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद भी आई होंगी। तो दोस्तों इसलिए हमारे संविधान में भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों महान्यायवादी आपने समझा क्यों इसकी नियुक्ति होती है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे नेताओं को अधिकतर इनकी ज़रूरत होती है। अब देखो दोस्तों महान्यायवादी आखिर होता क्या है, तो आप कहेंगे ये भारत का सर्वप्रथम या आप प्रथम से काम चलाएं विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है, एक फैक्ट तो ये है इसके बारे में। फिर दूसरा फैक्ट जो आप लिख सकते हैं कि महान्यायवादी सरकार का, भारत सरकार भी आप लिख सकते हैं, सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आप किसी एक नेता विशेष के बारे में जानते हैं कि यार उसके पास तो कोई एजुकेशन डिग्री भी नहीं है, तो आखिर वो इतनी अच्छी अच्छी नीतियां कैसे बना लेता है। तो दोस्तों वो खुद नहीं बनाते, वो इनकी सहायता से बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कानून की बारीकियां समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी नियुक्ति होती है। तो सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अब दोस्त बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। फैक्ट है ये दोस्तों, आप नोट करते चलना, और ये जरूर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, एक नहीं कई बार पूछे गए हैं और शायद आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप पेन और कॉपी लेके अवश्य बैठें, और जहां भी आपको लगे बात नोट करनी चाहिए तो आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो नियुक्ति दोस्तों होती है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा कि ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो दोस्तों इसी बात में ये निहित है कि सरकार को अपनी मनपसंद का सलाहकार चाहिए ना कानूनी, तो राष्ट्रपति जरूर नियुक्त करते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार का स्वार्थ छुपा हुआ होता है। वो चाहती है कि जैसा हम चाहें वैसा हमें सलाहकार मिले। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इन बातों में नहीं पढ़ना। अगर आपसे नियुक्ति पूछी जाए कौन करता है, तो सीधे से आपका जवाब क्या होगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कार्यकाल की, इनका कार्यकाल का क्या होता है। तो कार्यकाल के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि
महान्यायवादी का कार्यकाल कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है तो आपके मन में सवाल ये भी उत्पन्न हो सकता है दोस्तों, क्या ये ज़िंदगी भर के लिए बना हुआ रहता है या फिर जितने दिन के लिए सरकार रहती है क्या उतने ही दिनों के लिए कार्य करता है? तो दोस्तों इसका जो व्याख्या है वो हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। लेकिन दोस्तों कार्यकाल के विषय में जो आपको पढ़ना है और आपको जानना है, क्या जानना है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका दोस्तों अर्थ ये हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक, मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, इसका मोटा मतलब आप समझ के चलें इच्छा अनुसार, यानी ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आपके ऑप्शन में आएगा दोस्तों कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इनमें से आप कोई सा भी नहीं चुनेंगे, आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर विद्यमान रहेंगे भारत के महान्यायवादी। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, ये सरकार की सलाह से ही जो है नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं सरकार, मतलब मोटे तौर पर प्राइम मिनिस्टर, वो इनको सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाए। मतलब उनके अंदर योग्यता तो होती ही है, योग्यता के बारे में अभी हम बताएंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते हैं। फिर दूसरी बात, अगर कुछ बात अंदर ही अंदर कुछ हो जाए, उनको पसंद ना आए, उनकी सलाह उन्हें पसंद ना आए या उनके लगने लगे कि ये हमें अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं, तब भी सरकार या प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप इनका त्यागपत्र ले लें। तो दोस्तों वो उनका त्यागपत्र ले लेते हैं। तो उसी दिन से जो है भारत का महान्यायवादी अपना पद रिक्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनका कोई कार्यकाल का बात नहीं है हमारे संविधान में, केवल इतना ही कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके ही प्रसाद पर्यंत ये काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं, कार्यकाल हो गया दोस्तों। अब जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। अगर खुद भी छोड़ना हो तो ये त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं ये देते हैं राष्ट्रपति को। तो दोस्तों दोनों ही तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका वहाँ पर जवाब होगा राष्ट्रपति। और जब आपसे पूछा जाए भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो आपका वहाँ पर भी जवाब होगा क्या, राष्ट्रपति। जोर दे के मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपने पढ़ा कि ये सरकार का सलाहकार होता है, तो कहीं आपके मन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि जब सरकार को सलाह देता है तो सरकार के अनुसार ही शायद नियुक्ति और वो होता होगा। लेकिन नहीं, वो बात गलत है दोस्तों। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और ये त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं जोर दे के इस बात को समझा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब कुछ शक्तियां हैं दोस्तों, शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि महान्यायवादी को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक आर्टिकल है 88 के अंतर्गत एक बात कह दी गई है क्या, कि भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होगा। संसद का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य नहीं होगा। पहली बात, मतलब इसमें इंक्लूड है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा। संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है, अंग 3 होते हैं, इतना ध्यान रखना। संसद के अंग तो होते हैं 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन सदनों की बात करें तो सदन होते हैं 2 संसद में। तो जो महान्यायवादी होता है वो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात जो है दोस्तों वो ये है, संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संसद की बैठकों में, समितियों में भाग लेने, बोलने का अधिकार होगा। क्योंकि दोस्तों ये कानूनी सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, इसलिए ये संसद के सदस्य तो नहीं हैं। लेकिन दोस्तों संसद की बैठकों में, मतलब चाहे राज्यसभा की बैठक हो, संसद का मतलब मैं बता ही चुका हूं राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, तो संसद जहां भी आए आप समझ के चलें दोनों सदनों की बात चल रही है। तो संसद की बैठकों में, मतलब चाहे राज्यसभा की बैठक हो चाहे लोकसभा की बैठक हो, वो वहां पर अपने विचार भी रख सकते हैं, उसमें भाग भी ले सकते हैं और उसमें बोल भी सकते हैं। ये अधिकार उनको दिया गया है। अब दोस्तों एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी उसकी समितियों में, उसकी बैठकों में भाग अगर ले सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी अगर वोटिंग का
ज़रूरत पड़ जाए तो वो वोटिंग का भी अधिकार उनको दिया गया है, मतलब वो वोट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कोई बिल बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों सदनों की अनुमति होती है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, या फिर पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं और फिर उसके बाद में दोनों सदनों में कानून पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो होता कैसे है, उसमें दोस्तों वोटिंग होती है, बहुमत चाहिए होता है। बहुमत दो तरीके का, कई तरीके का हो सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है दोस्तों। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा बिल कैसा है, ठीक है। लेकिन ये बात आप जान लें कि बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जब कोई भी कानून अगर पारित हो रहा है और संसद की बैठकों में महान्यायवादी भाग ले रहा है, तो क्या वो ऐसे कानून में अपने वोटिंग कर सकता है? खिलाफ में हो या समर्थन में हो वो तो अलग की बात है, क्या वो वोटिंग कर सकता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों, वोटिंग नहीं कर सकता। ये फैक्ट है दोस्तों, आप नोट करते चलना। आपसे सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, क्या महान्यायवादी को संसद में वोटिंग का अधिकार प्राप्त है? अगर आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि समितियों में, बैठकों में भाग ले सकता है, तो शायद आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में ये चल रहा होगा जब भाग ले सकता है तो हो सकता है वोटिंग भी कर दे। लेकिन नहीं दोस्तों, वोटिंग नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं वोटिंग में। और आपने पहला ही टॉपिक क्या पढ़ा, ये संसद का सदस्य नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि संसद के सदस्य ही वोट करते हैं। तो ये बात है दोस्तों आर्टिकल 88 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जो एक इम्पोर्टेंट और इसके पास शक्ति होती है महान्यायवादी के, वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। बात आती है योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए? अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ये जो पद है ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो आप खुद ही मानकर चलें दोस्तों, कोई छोटा मोटा वकील, कोई छोटा मोटा जज तो इस पद पर नहीं आ सकता, क्योंकि भारत सरकार को सलाह देनी है। जो पूरा देश चलाती है, जो पूरे देश के लिए नीति बनाएगी भारत सरकार, उसको सलाह देनी है, कानूनी सलाह। तो दोस्तों आप खुद ही जानते हैं कि छोटे मोटा वकील या जज इसके लिए योग्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसकी योग्यता के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें कहा गया है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होगी, योग्यता में आप लिखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होगी, वही योग्यता इसकी होगी। अगर आप नहीं जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, 5 वर्ष तक एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश मतलब आप लिख सकते हैं जज रहा हो। या फिर 10 वर्ष तक एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्टों में वकील रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अवेलेबल माना जाता है। उसके अंदर ये योग्यता होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। तो दोस्तों यही योग्यता हमारे भारत के महान्यायवादी के लिए भी होती है। तो आप क्या लिखेंगे योग्यता में, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के समान ही इसकी योग्यता होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों एक बात जो आपको और लिखनी चाहिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है, विशेषकर से ये इसके पास इम्पोर्टेंट शक्ति है। इम्पोर्टेंट शक्ति है, क्या शक्ति है दोस्तों? ये भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के कोर्ट में अपनी भागीदारी कर सकता है। इसे सुनवाई का अधिकार होता है। मतलब प्रत्येक राज्य क्षेत्र के, मतलब किसी भी राज्य क्षेत्र के, आप इसको पूरा लिखें, किसी भी राज्य क्षेत्र के न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। फिर दोस्तों भारत सरकार जितनी भी नीतियां बनाती हैं उन पर सलाह देते हैं महान्यायवादी। लेकिन दोस्तों महान्यायवादी की भी सहायता के लिए
एक पद और क्रिएट किया जाता है जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो ये भी आप नोट कर लें, आपसे पूछा जाए सॉलिसिटर जनरल क्या होता है तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल का सलाहकार, यानी कि भारत के महान्यायवादी का सलाहकार होता है, मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, सलाहकार नहीं सॉरी आप कहेंगे सहायक होता है। ठीक है, इनकी सहायता करने के लिए ही ये पद बनाया गया है सॉलिसिटर जनरल का, जो कि इनकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों ये महान्यायवादी के बारे में जो बातें आपको जाननी चाहिए थी, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते थे, वो हमने आपके समक्ष रखी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अब दोस्तों मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। हमने भाग 1 से लेकर अब तक दोस्तों, है ना, भाग 1 से लेकर अब तक 76 आर्टिकलों को क्रमवाई पढ़ा है ना। लेकिन इसका मतलब यही नहीं 76 ही पढ़े हैं, कुछ आर्टिकल हमने वो भी कवर कर लिए हैं जो 76 से बाहर के हैं, है ना। तो भाग 1 से लेकर भाग 4 और भाग 5 ये चल रहा है दोस्तों, है ना। तो हमने कोई आर्टिकल नहीं छोड़ा है। 73वां आर्टिकल छूटा हुआ है, वो इतना विशेष नहीं था, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर आपको, है ना। 78 में 77 छूटा हुआ है, 73 और 77 छूटे हुए हैं अब तक, है ना, क्योंकि 77 तो अभी आया भी नहीं है। लेकिन हाँ ऐसे ऐसे आर्टिकल आ सकते हैं जैसे कि 88। दोस्तों आपको पता है क्रमवाई से हमने आर्टिकलों को भी पढ़ा है, तो इसलिए विशेष तौर से आप उसी क्रम में पढ़ेंगे ना जैसे हमने आपको समझाया है, तो आपको संविधान की नॉलेज के साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर किताबों में बिखराव होता है, हमने एक जगह समेटने की इसको कोशिश की है तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत हो और ज़्यादा अच्छा महसूस करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन बराबर में होगा, आप वहां पर प्रेस करें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई है लाइक करें, नहीं पसंद आई है डिसलाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।